वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ यंग होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द पैथोलॉजी सब्जेक्ट इन द सेकंड BHMS। वो आर हैविंग अ न्यू सिलेबस। ठीक है, तो जो हमको पता है कि लास्ट ईयर से जो हमारा गवर्नमेंट है उन्होंने BHMS के लिए न्यू सिलेबस देना शुरू कर दिया है। तो सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि जैसे न्यू सिलेबस है तो क्या क्या नई चीज़ें नहीं आएंगी, क्या क्या चीज़ें मतलब कि पेपर पैटर्न भी पूरा बदल गया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो आपका सेकंड BHMS है उसके अंदर दूसरे सारे जो सब्जेक्ट हैं लाइक मटीरिया मेडिका, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, इन तीनों के लिए मैंने पहले से ही वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। उसके अंदर भी मैंने जो आपका एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है और उसके साथ साथ सिलेबस है और लास्ट की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। ठीक है, उसके लिए जो अलग अलग वीडियोज है आपको मेरी चैनल पर जाकर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ अबाउट द पैथोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके लिए मुझे सेपरेटली दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा बिकॉज की जो इन दोनों का सिलेबस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थोड़े से ज़्यादा है, बट इनका जो मतलब कि एग्जामिनेशन होता है वो साथ में होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। सो प्लीज़ वॉच टिल टू एंड दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगी। तो फर्स्ट थिंग इज एग्जामिनेशन। आपकी दो टर्म एग्जामिनेशन होने वाली है, एक फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होने वाली है। उसके अंदर भी आपका क्या पेपर रहेगा और क्या प्रैक्टिकल्स रहेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा जो सिलेबस है उसके अंदर आपको टर्म एग्जाम के अंदर कौन सा सिलेबस रहेगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए कौन सा सिलेबस रहेगा, दोनों की बात हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है खास करके पैथोलॉजी के वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अबाउट एग्जामिनेशन। जो मैंने आपको आगे बोला कि आपकी दो टर्म एग्जामिनेशन होने वाली है, तो जस्ट फोकस हियर कि आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है वो 1 to 6 मंथ के अंदर हो जाएगा। फॉर सपोज कि आपका सितंबर या अक्टूबर के अंदर आपका जो कॉलेज है सेकंड ईयर जो है वो शुरू होता है, तो उसके बाद से आपने 6 मंथ जो है वो गिन लेने हैं। 6 मंथ के अंदर आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है वो आ जाएगा। उसके बीच में अराउंड 3 मंथ के अंदर एट द एंड ऑफ द 3 मंथ देयर इज अ फर्स्ट पीरियोडिकल असेसमेंट, PA, दैट मींस की पीरियोडिकल असेसमेंट आपका होगा फर्स्ट, जो कि आपका 20 मार्क्स के वाइवा लिए जाएंगे। हो सकता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो 20 मार्क्स के वाइवा के बदले 20 मार्क्स का थियरी का पेपर बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा TT1 जो है विच इज अ टर्म टेस्ट 1, उसके अंदर वो आपका होगा एंड ऑफ द 6 मंथ, जिसके अंदर कि आपको 100 मार्क्स होंगे फॉर द प्रैक्टिकल एंड ऑल्सो द वाइवा। देयर इज नो थ्योरी एग्जामिनेशन है। और उसके अंदर आपका जो वाइवा वॉश है वो 50 मार्क्स का रहेगा, जो कि पर्टिकुलरली आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करेगी। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल है वो भी आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। दूसरी बात मैं बता दी चलूँ, जैसे कि FMT वाला जो वीडियो जिन लोगों ने देख लिया उनको पता होगा कि FMT के अंदर मैंने आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वाले जो चीज़ें थी वो बताई थी। इसी तरीके से आपके पैथो और माइक्रो के जो टॉपिक होता है उसके अंदर भी आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रैक्टिकल के अंदर चीज़ें रखी जाती है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है, उसके यूजेस वगैरह लिखने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर जो पैथोलॉजी है तो उसके अंदर आपको जो उसके हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स वगैरह हैं वो दिखाई जा सकती हैं। उसके अलावा जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर जो आपको बैक्टीरिया वगैरह है उनकी जो कल्चर प्लेट है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा माइक्रोबायोलॉजी का उसके अंदर मैं प्रैक्टिकल के लिए आपको अलग से जो टॉपिक गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो आपने वो वीडियो भी अच्छे से देखना है। उसके अलावा हम बात करते हैं टर्म 2 के बारे में। सो इसका टाइम रहेगा 7 to 12 मंथ, मतलब कि आपका टर्म 1 खत्म होता है उसके बाद तुरंत आपका टर्म 2 शुरू हो जाता है। उसके अंदर आपका होगा पीरियोडिकल असेसमेंट नंबर 2, जो कि एंड ऑफ द 9 मंथ आपका रहेगा। उसके अंदर अगेन आपके 20 मार्क्स के वाइवा रहेंगे। उसके बाद आती है आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपको पास होना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके अंदर फेल हो जाते हो तो देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको बैक लग सकती है या फिर तो आपको एटीकेटी आ सकती है। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द 12 मंथ आपका रहेगा। दैट मींस कि जो आपका फर्स्ट ईयर था वो आपका 1.5 ईयर का था, लेकिन ये जो आपका सेकंड ईयर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ओनली 1 ईयर का रहने वाला है। दैट मींस कि 12 मंथ। ठीक है, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा के जो 6 महीने वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। देन उसके बाद जो हमारा FUE है फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली फॉर द पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, तो वो आपका 200 मार्क्स का थियरी रहेगा और 200 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। अभी तक के जितने भी सब्जेक्ट हमने देखे हैं उन सबके अंदर आपको 100 मार्क्स का थियरी और 100 मार्क्स का वाइवा था। लेकिन जैसे मैं आपको पहले से बोल रही हूँ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, दैट मींस की पैथोलॉजी एज अ पेपर नंबर 1 एंड माइक्रोबायोलॉजी एज अ पेपर नंबर 2। दैट मींस कि आपके 200 मार्क्स का थियरी का पेपर होगा और 200 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे। वो सारी चीजें भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पर दिखा देती हूँ। ठीक है, तो FUE फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देयर द पेपर 2 पेपर्स आर देयर। सो मार्क्स आपके 200 रहेंगे, हर एक पेपर के 100 मार्क्स रहेंगे। प्रैक्टिकल और क्लिनिकल जो है उसके अंदर आपको 100 मार्क्स रहेंगे। उसके अलावा जैसे प्रैक्टिकल और क्लिनिकल जो मैंने आपको आगे बताया कि जो सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखी हुई होंगी, माइक्रो के लिए अलग से रखी हुई होंगी। ठीक है, वो आपको 100 मार्क्स है। उसके अलावा वाइवा वॉश जो है वो आपको 80 मार्क्स का रहेगा और इंटरनल असेसमेंट जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा। और इंटरनल असेसमेंट का जो पूरा कैलकुलेशन किस तरीके से करना है वो मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, PA1 दैट मींस कि जो हमने यहाँ पर PA1 दिया था वो, उसके अलावा TT जो हमने यहाँ पर TT1 दिया था वो, एंड द PA2। ठीक है, उन सबका जैसे आपने प्लस करना है डिवाइडेड बाय 140 एंड मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंटरनल असेसमेंट आप खुद भी चेक कर सकते हो एट द एंड ऑफ योर सेकंड BHMS। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो सारी पेपर पैटर्न है वो बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, ये कटआउट ही है, स्क्रीनशॉट ही है, जो कि NCH के द्वारा दिया गया आपका सिलेबस है। ठीक है, तो उसके अंदर पेपर नंबर 1 है जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर आपको जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी पूछा जाएगा, जिसके अंदर LAQ दैट मींस की लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। एवरी LAQ मतलब कि पर LAQ देयर इज 10 मार्क्स। ठीक है, मतलब कि आपको 5 LAQ दिए जाएंगे। उसके अलावा SAQ दैट मींस का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 40 और हर एक SAQ आपको 5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो MCQs हैं जो कि आपका अभी पेपर पैटर्न के अंदर ऐड ऑन हुए हैं वो आपको 10 मार्क्स के रहेंगे। ये हो गया आपका पूरा पेपर नंबर 1 और वी कैन सी द पैथोलॉजी। उसके अलावा जो पेपर नंबर 2 है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी रहेगा। वो उसके अंदर भी आपको जो सेम LAQ SAQ एंड MCQ के लिए सेम मार्क्स रहेंगे 50 40 एंड 10। ठीक है, तो आपका ग्रांड टोटल फॉर दी पर्टिकुलरली पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा 400 मार्क्स और आपको पास होने के लिए 400 में से 200 मार्क्स लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो ये आपका बता दिया मैंने कि आपको क्या क्या करना है। बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सो देयर इज अराउंड 21 पॉइंट्स जो कि आपको ऊपर से सिलेबस है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी से लेकर आपको डिजीजेज ऑफ द नर्वस सिस्टम तक सारी चीजें पूछी जाती है। इसके अंदर से अगर मैं कहूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी, सेल इंजरी, इन्फ्लेमेशन, हीमोडायनामिक्स एंड इम्यूनिटी एंड नियोप्लाज्म और टिल दी एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल डिजीज, ठीक है। सो 1 से लेकर 7 तक आपका हो जाता है जनरल पैथोलॉजी, और उसके बाद जो सारा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना कि हीमोपोइटिक सिस्टम एंड रेस्पी सिस्टम एंड ओरल कैविटी, लीवर एंड पेंक्रियाज और सारी चीजें वो आपका सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बाइफर्केशन है जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी का, ठीक है। तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि इन सब के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन टू द पैथोलॉजी के अंदर आपको जो सारी डेफिनेशंस करनी देनी है जो कि आपको वाइवा के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर मतलब कि ऐसा कोई आंसर नहीं होता है कि डिफाइन द पैथोलॉजी का कोई आंसर हो गया उसके आपको 5 मार्क्स मिल गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा जो सेल इंजरी एंड सेल एडेप्टेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द पैथोलॉजी, इन द जनरल पैथोलॉजी, लाइक अगर आपने ये छोड़ दिया तो देयर इज वेरी हार्ड कि आप पास हो पाओ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ही देख पा रहे होंगे कि यहाँ इसके अंदर से कितने सारे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेल इंजरी, ठीक है, डिफाइन द सेल इंजरी एंड द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, ठीक है। अब जो सेल इंजरी है ना उसके अंदर भी आपको 2 पार्ट मिलेंगे, एक होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी, होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। तो उसके रिलेशन के अंदर भी आपको फुल मार्क्स, दिस आर द फुल मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा उसको कट करके जो उसके टाइप्स होते हैं वो भी आपको शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। एट्रोफी है, हाइपरप्लेशिया है, हाइपरट्रॉफी है, ठीक है, मेटाप्लेशिया है, डिस्प्लेशिया है। तो ये सारे जो है ना दे ऑल आर द टाइप ऑफ सेल एडेप्टेशन, ठीक है। इटसेल्फ वो सेल एडेप्टेशन के टाइप्स है। तो सेल एडेप्टेशन, डिफाइन सेल एडेप्टेशन, वेरियस टाइप्स विद एग्जांपल्स, इस तरीके से एक फुल क्वेश्चन भी आ सकता है, और इन सबके जो टाइप्स है उसको कट करके आपको 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बीच में एक आता है डिफरेंस बिटवीन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया, ठीक है। तो ये भी आपको शॉर्ट नोट का क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा तुम जैसे नीचे आओगे तो जैसे मैंने आपको आगे बोला रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरीज आती हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी जैसे मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया, बिकॉज कि जैसे पैथोलॉजी के अंदर तुम देखोगे ना तो आगे जाकर भी सर्जरी वगैरह से पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि क्या क्या करना है। एक पर्टिकुलर टॉपिक है लाइक सेल इंजरी है, लेकिन सेल इंजरी के अंदर भी क्या क्या लिखना है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। और अगर आपने जैसे आपको क्वेश्चन इटसेल्फ इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि डिफाइन द सेल एडेप्टेशन, डिस्क्राइब अबाउट इट्स वेरियस टाइप विद एग्जांपल, ठीक है। तो इसके अंदर हर एक चीज का स्पेसिफिक मार्क्स होता है, ठीक है। जैसे डिफाइन सेल एडेप्टेशन है तो डेफिनेशन के 2 मार्क्स, अगर आपने टाइप्स अच्छे से बताए हैं तो उसके 5 मार्क्स, अगर आपने उसके एग्जांपल्स में लिखे हैं तो उसके 5 मार्क्स, ठीक है। और बहुत बच्चे क्या कर देते हैं कि वो सिर्फ सेल एडेप्टेशन को ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसको अंदर से डीप में नहीं पढ़ते हैं, तो वो ठीक से लिख भी नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से आपके 5 और 5 10 मार्क्स में से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने आपको भी प्रिपेयर करना है। ये सारे इट इज आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा देयर इज अ हाइड्रोपिक चेंजेस, देयर इज अ फैटी चेंजेस, ठीक है। तो ये भी अलग से आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डिफाइन द हाइड्रोपिक चेंजेस, डिस्क्राइब द इडियोपैथोजेनेसिस एंड द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स विद एग्जांपल, ठीक है। तो सबके आप समझ लो 2-2 3-3 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके अलावा है हाइलीन चेंजेस है, और ये सारी चीज़ आपकी आ गई सेल एडेप्टेशन में। उसके अलावा आपका आता है सेल एडेप्टेशन और सेल इंजरी के अंदर। दूसरा है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इटसेल्फ इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फुल क्वेश्चन, ठीक है। जो नेक्रोसिस है वो आपको एज इट इज उसके सारे टाइप्स के साथ फुल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने आगे बोला कि उसके टाइप भी आपको डिफरेंट करके 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। तो उसके टाइप यहाँ पर इस तरीके से है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके थर्मो पैथोलॉजिकल फीचर्स एंड द कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एंड इफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, केसीएस नेक्रोसिस है, ठीक है। तो इन सबको लाइक फैट नेक्रोसिस है, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, ठीक है। तो ये सारे आपको अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर फुल क्वेश्चन आता है विच इज गैंग्रीन, ठीक है। तो गैंग्रीन के खुद के 3 टाइप है, वो उसके साथ भी पूछा जा सकता है, उसके 3 टाइप अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि शायद मैंने यहाँ पर लिखा भी होगा, यस, डिफरेंस बिटवीन द ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन, ठीक है। तो ये भी आपको जो आपकी शॉर्ट नोट उसके अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हो वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि ये तीनों चीज़ें हैं, सेल एडेप्टेशन, नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर इटसेल्फ इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर से 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल मार्क्स के बन सकते हैं, विच इज इन्फ्लेमेशन इटसेल्फ और द एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। उसके अलावा रिपेयर का पूरा प्रोसेस आपको एज अ फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आपने बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, डिफाइन द इन्फ्लेमेशन, इट्स कॉजेज, इट्स टाइप एंड कार्डिनल साइन, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला एक्यूट इन्फ्लेमेशन अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरे कुछ छोटी छोटी सी यहाँ से शॉर्ट नोट निकलती है विच इज केमिकल मीडिएटर फॉर द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। उसके अलावा फंक्शन प्रेसिपिटेटिंग द एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये सारी दूसरी जो सारी चीज़ें हैं आपको बीच बीच में दिख रही हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा हीलिंग शुरू होता है, जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ से हीलिंग शुरू होता है, और वुंड हीलिंग बाय द प्राइमरी इंटेंशन एंड सेकेंडरी इंडेक्शन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है। उसके बाद हीमोडायनामिक्स के ऊपर चलो जाओगे तो ईडिमा इटसेल्फ, ईडिमा, हेमरेज और शॉक एंड थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो ये 3-4 जो मैंने चीज़ें बोली दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो ये आपने करनी है। इसके अलावा जो इस्चेमिया है, नेक्रोसिस है, वो आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं फुल मार्क्स की बात करूँ तो देयर इज ईडिमा, देयर इज अ शॉक एंड देयर इज अ थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो ये तीनों आपको फुल मार्क्स में पूछे जाने के देयर इज अ हाई चांसेस, ठीक है। तो जैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, देयर इज ईडिमा, उसका पैथोजेनेसिस और उसका टाइप, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसड्यूट और एक्सड्यूट के बीच का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। एक्यूट हाइपरेमिया आपको जो हमारा शॉर्ट नोट होता है उसमें पूछा जा सकता है। हेमरेज, हेमेटोमा, इकाइमोसिस, इन सबकी डेफिनेशन आपको वाइवा में पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद शॉक है तो शॉक का इटियोलॉजी, उसका जो क्लासिफिकेशन है, पैथोजेनेसिस है, टाइप्स ऑफ शॉक है और स्टेजेस ऑफ शॉक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फुल मार्क्स में पूछी जाती हैं। थ्रोम्बोसिस है तो थ्रोम्बोसिस का जो ये विर्चुअस ट्रायड है ना, थ्रोम्बोजेनेसिस विर्चुअस ट्रायड, वो आपको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा इसके ऊपर से एमसीक्यूज भी अच्छे खासे बन सकते हैं, बिकॉज कि आप जब पढ़ोगे तब देखोगे कि ये बहुत मतलब कि अच्छा खासा इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर थ्रोम्बोसिस
थ्रोम्बोसिस फुल मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये जो इसका प्राइमरी इवेंट ऑफ थ्रोम्बोजेनेसिस है वो भी पूछा जाएगा। उसके अलावा इडियोपैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है, फेट है उसका और क्लिनिकल इफेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर पूरा फुल मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा एम्बोलिज्म है, तो वो मोस्ट लाइकली कि थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म पूछा जाए, या फिर तो एम्बोलिज्म अलग से भी पूछा जाता है। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, ठीक है, दोनों चीज़ें के अंदर थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म पढ़ोगे तब अच्छे से ज़्यादा समझोगे। लेकिन अभी समझ लो कि पल्मोनरी वाला जो पर्टिकुलरली है ना, वो आपको ज़्यादा पूछा जाने का चांसेस है, बिकॉज कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा इस्चेमिया है, तो इस्चेमिक इंजरीज जो हैं वो आपको एज अ मतलब कि कह लो कि शॉर्ट नोट या फिर तो एमसीक्यूज या फिर तो उसके बारे में क्वेश्चंस भी होते हैं वाइवा के अंदर, ठीक है। तो वो उस वे में इंपॉर्टेंट है। इन्फ्रैक्शन भी आपको इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि आगे जाकर तुम पढ़ोगे जब मतलब मेडिसिन वगैरह पढ़ोगे तो उसके अंदर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आता है, और जैसे इसके अंदर भी जब तुम कार्डियो पढ़ोगे तो उसके अंदर भी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया जाता है, उसकी पैथोलॉजी के बारे में। तो तब आपको इन्फ्रैक्शन समझ में आना चाहिए कि इन्फ्रैक्शन है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इम्यूनोपैथी के बारे में बात करते हैं। तो जो इम्यूनोलॉजी है इन शॉर्ट की जो इम्यूनिटी है, ठीक है, तो जो लोगों ने मेरा फर्स्ट ईयर का जो कोर्स था वो परचेस किया था, तो उनको मैंने जो इम्यूनिटी है पूरा बहुत अच्छे से समझाया था, उसकी डेफिनेशन से लेकर उसके सारे टाइप्स तक सारी चीज़ें मैंने समझाई थी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जैसे यहाँ पर देखो कि पहली चीज़ है कि टर्म डिफाइन द इम्यूनिटी, ठीक है, तो उसको जस्ट डिफाइन करना है, उसके टाइप्स जो मैंने आपको सारे पढ़ाए थे। उसके अलावा इनेट इम्यूनिटी है, एडेप्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का फीचर्स बताने हैं, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, वो चीज़ एक नहीं है। उसके अलावा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो दी ही थी उस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो मतलब कि इन शॉर्ट अगर आपने भी फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ा है तो ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और बहुत इजीली तुम कर भी पाओगे। उसके अलावा यहाँ देखोगे तो एंटीजन, एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, उसका सारा हमने जब हमने फिजियोलॉजी पढ़ा था तो उसके अंदर उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो देखा था, उसके फंक्शंस देखे थे, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन के फंक्शंस देखे थे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें ना वो आपको जो शॉर्ट नोट है उसके अंदर पूछी जाती है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है चीज़ है एमाइलोइडोसिस, वो एक थोड़ा सा अलग वाला, थोड़ा सा मतलब पैथोलॉजी तुम पढ़ रहे हो ऐसा तुमको लगेगा, ठीक है। और दूसरा है हाइपर सेंसिटिविटी, और उसके जो चारों टाइप हैं वो और उनका मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें मिलकर भी आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो इन शॉर्ट ये वाला जो पूरा चैप्टर है वो आपको शॉर्ट नोट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर से फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता भी है तो वो सिर्फ इम्यूनिटी को लेके आएगा, लाइक डिफाइन इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमने आगे ये सारी चीज़ें डिस्कस करी वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा नियोप्लाज्म के ऊपर चलते हुए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको सेल इंजरी वाला चैप्टर बोला, दूसरा वाला चैप्टर बोला, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वाला जो नियोप्लाज्म है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नियोप्लाज्म के अंदर जो आपको फुल मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसका जो नोमेनकल्चर है, नियोप्लाज्म होता क्या है, विच इज अ ट्यूमर, ठीक है। तो ट्यूमर के बारे में सारी चीज़ें हैं, और मोस्ट लाइकली तो पैथोलॉजी तब तुम आगे सिस्टमिक पैथोलॉजी भी पढ़ोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं तुमको ट्यूमर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो नोमेनकल्चर है, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्यूमर है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। उसके अलावा बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच का डिफरेंस भी बहुत बार पूछा जाता है, और खास करके आपके लिए ये बहुत मतलब कि बेनिफिशियल चीज़ है कि जो गवर्नमेंट है उसी ने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने अपने तरीके से नहीं बनाए हैं, बस मैंने उस जो गवर्नमेंट ने आपको क्वेश्चन दिए थे उसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाले, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन भी आपको गवर्नमेंट ने दिए हैं, मैंने नहीं दिए हैं, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली कि यही सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में पूछे जाए, राइट। तो आपको यहाँ पर मैंने पूरा ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट बिनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म बेस्ड ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी गई हैं कि किस बेसिस के ऊपर इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, लाइक क्लिनिकल एंड क्रॉस फीचर्स है, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स है, रेट ऑफ ग्रोथ है, स्प्रेड, लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, ठीक है। तो अगर इतना आपने लिख भी लिया है, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, डिफाइन द मेटास्टेसिस रूट एंड एग्जाम्पल, ठीक है। हेमेटोजीनियस मेटास्टेसिस, अभी थोड़ा सा अलग वर्ड्स लग रहे होंगे कि भाई क्या है मेटास्टेसिस, क्या है नियोप्लाज्म, क्या है, ठीक है। जैसे जैसे आगे पढ़ोगे वैसे वैसे समझोगे कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस उनका ये एक मेडिकल टर्म है, ठीक है। उसके अलावा कार्सिनोजेंस, ठीक है, कार्सिनोजन, कार्सिनोजिन और उसके टाइप्स, ठीक है। तो वो आपको उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको जो वाइवा वगैरह है उसमें पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा एक्सप्लेन अबाउट द ग्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर, स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर, ठीक है, और बायोमार्कर्स। उसके अंदर भी अगर मैं कहूँ ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर, अगर तुमको क्वेश्चन नहीं भी आता है बट स्टिल आपने इसको बहुत अच्छे से करके रख लेना है, ठीक है। बिकॉज कि आगे तुम जाओगे, सर्जरी पढ़ोगे, ऑब्सगाइनी पढ़ोगे, कहीं पर भी अगर तुमको कैंसर पढ़ना है, ठीक है, ट्यूमर इज अ कैंसर, तो कैंसर अगर तुमको पढ़ना है तो उसके स्टेजेस, उसकी ग्रेडिंग, जो उसका बेसिक नॉलेज है ना वो तुमको यहाँ से ही मिलेगा। तब जब तुम पढ़ोगे और जो तुमको पूरा उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग ही ग्रेडिंग और स्टेजिंग दिया जाएगा। लेकिन तब ऐसा सोचोगे कि भाई ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, तो सारी चीज़ें पैथोलॉजी से ही आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिक समझाया जाता है। उसके अलावा जो बायोमार्कर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर से आपको शॉर्ट नोट में पूछी जाती है, ठीक है। तो वो एक चीज़ कर लेना। उसके अलावा एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल डिजीज, सो ये वाला जो चैप्टर है उसके अंदर दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यूजुअली तुम देखने जाओगे तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला है जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये इट सेल्फ एक डिजीज़ है, इसके अंदर भी दूसरे टाइप्स आते हैं इसके, ठीक है। तो वो एक चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब कि एक नया टॉपिक है ये। उसके अलावा जो विटामिन है, ठीक है, तो वो भी मैंने जो मेरे कोर्स चल रहा था उसके अंदर उसकी नोट्स दी थी मैंने, विटामिन की और मिनरल्स की दोनों की। तो उसी के अंदर आपको विटामिन का सोर्स, उसका जो नेम वगैरह है वो सारी चीज़ें, उसके अलावा मैंने उसकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी दोनों भी दिक्कत दिए थे, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जा सकती है। एज यूजुअल आपको
फुल मार्क्स में अगर बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर निकलता है तो वो होगा, या फिर तो कोई एक पर्टिकुलर विटामिन को पूछ सकते हैं, ठीक है, एज अ शॉर्ट नोट। आगे चलेंगे, यहाँ से तुम्हारा जो सिस्टमिक पैथोलॉजी वो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पहला है डिजीजेज ऑफ द हीमेटोपोइटिक सिस्टम, बोन मेरो एंड ब्लड, ठीक है। इन शॉर्ट जो ब्लड जो बोन मेरो है और जो ब्लड के सेल्स बनते हैं उसका अगर कोई डिजीज़ होता है तो वो आपको इस वाले चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। तो ऑफकोर्स जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, हमने फिजियोलॉजी में भी एनीमिया के बारे में पढ़ा था, उसका उसका मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका जो दूसरा क्लासिफिकेशन था, 2-3 क्लासिफिकेशन मैंने तब भी पढ़ाए थे, और वही यहाँ पर भी तुमको देखने को मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा नाम चेंज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और उसके साथ साथ ये दोनों क्लासिफिकेशन हो गए, ठीक है। उसके अलावा उसके जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है वो एक नई चीज़ है यहाँ पर, लाइक तब भी शायद से मैंने MBH और MCHC वो सारी चीज़ें पढ़ाई थी, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी आएगी, तो वो आपको एज अ फुल मार्क्स में पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक एक जो एनीमिया है उसको अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं, लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, पर्नीशियस है, और सिकल सेल है, एप्लास्टिक है, ठीक है। इसके अंदर से अगर मैं कहूँ कि क्या फुल मार्क्स में पूछ सकते हैं, राइट, तो पहला जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके अंदर उसका डेफिनेशन, उसका इडियोपैथोजेनेसिस और लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, ठीक है। आपको अभी ज़्यादा क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर नहीं जाना है, तो पैथोलॉजी है तो उसके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके अलावा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एंड लास्टली दिस सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, और यस हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो ये 3-4 जो मैंने आपको एनीमिया स्पेसिफिकली बताया उसकी डेफिनेशन, इडियोपैथोजेनेसिस और लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुमको फुल मार्क्स में पूछी जा सकती है। रेस्ट ऑफ जो एनीमियाज है वो आपको शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर्नीशियस एनीमिया है, थैलेसेमिया है, एप्लास्टिक है, और आपका स्प्लीनोमेगाली है, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे हम, तो उसके अंदर मैं कहूँगी कि सिस्टमिक जो पैथोलॉजी है उसके अंदर दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है लीवर वाला सिस्टम, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हार्ट वाला सिस्टम, ठीक है। इनके अंदर से फुल मार्क्स के क्वेश्चन आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि वेरी कॉमन। उसके अलावा जो रेस्पी सिस्टम है उसके अंदर से तो मोटा मोटा पकड़ लो, मोटा मोटा जो डिजीज़ पकड़ लो, तो फर्स्ट वन विच इज़ TB, सेकंड वन विच इज़ निमोनिया, एंड द थर्ड वन इज COPD। COPD थोड़ा सा नया वर्ड है तुम्हारे लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसी वे के अंदर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के रिलेटेड है। इसके अंदर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, गोन फोकस और जो उसका लेबोरेटरी फाइंडिंग्स वगैरह हैं, डायग्नोसिस वगैरह, वो सारी चीज़ें बतानी है। उसके अलावा जो तुम यहाँ पर देखोगे डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, तो ये तुमको ऑफकोर्स शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। उसके अलावा निमोनिया है, तो निमोनिया का क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन आएगा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, लोबार निमोनिया और ब्रोंकियो निमोनिया दोनों के, और कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से तुम्हारा है ना COPD शुरू होता है, ठीक है। COPD इज़ लाइक एक बहुत बड़ा टर्म, जैसे हमारा एनीमिया है बहुत बड़ा टर्म, और उसके अंदर दूसरे टाइप्स, तो उसी तरीके से जो COPD है एक बहुत बड़ा टर्म है, तो वो आपको एज इट इज़ पूरा COPD पूछा जाता है विच इज़ अ फुल मार्क्स। उसके अलावा जैसे यहाँ पर तुम देखोगे फर्स्ट वन विच इज़ अ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, उसका इडियोपैथोजेनेसिस, उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है। और उसी के साथ साथ COPD का जो COPD है उसका फुल फॉर्म बताना मैं भूल गई, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, ठीक है। तो वो आपका एक पूरा उसका डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है कि डिस्क्राइब द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इट्स डेफिनेशन, इडियोपैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर, तो ये आपका फुल मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। उसके अलावा जो एम्फाइसीमा है वो आपको अलग से फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रोंकियल अस्थमा अलग से फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो ब्रोंकिएक्टेसिस और न्यूमोकोनियोसिस है वो आपको शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा एक्सट्रिंसिक अस्थमा और इंट्रिंसिक अस्थमा, ये आगे जाके तुम पढ़ोगे सारी चीज़ें, तो ये दोनों अस्थमा के टाइप हैं और उनके बीच का डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है फॉर दी शॉर्ट नोट, ठीक है। आगे चलेंगे ओरल कैविटी और सलाइवरी ग्लैंड, GIT का जो डिजीज होता है वो देखेंगे। उसके अंदर से इसोफेगस इज इंपॉर्टेंट फॉर दी शॉर्ट नोट, ठीक है। तो उसके अंदर से जो बेरेट इसोफेगस है वो आपको पूछा जा सकता है। सेकंड थिंग विच इज गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको वो आपको फुल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके अंदर एक्यूट और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस दोनों मिलाकर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेप्टिक अल्सर है, तो पेप्टिक अल्सर एज इट इज भी फुल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर, वो आपको उसका एक बड़ा सा आपको चार्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। बुक में आपको आगे बताती हूँ, तो उसके अंदर आपको पूरा चार्ट भी मिल जाएगा। वो एज इट इज चार्ट भी आप फुल क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको दूसरी कोई बुक यूज़ करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये फुल क्वेश्चन में आता है, ठीक है। उसके अलावा एक्यूट एपेंडिसाइटिस जो है वो आपको शॉर्ट नोट में आता है। और जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है उसके अंदर से ये जो है नीचे वाला क्वेश्चन विच इज डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। तो वो आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस वेरी लेस चांसेस, बट स्टिल एक बार कर लेना, ठीक है। उसके बाद है लीवर, गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी डक्ट, तो उसके अंदर से जैसे मैंने आपको बोला कि लीवर की डिजीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके अंदर से भी लीवर सिरोसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो आपको फुल मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। उसके अलावा कोलियोलिथियासिस, दैट मींस के गॉल ब्लैडर का स्टोन, ठीक है, तो वो आपको पूछा जा सकता है फॉर द शॉर्ट नोट। आगे चलेंगे डिजीज ऑफ द पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज के अंदर आपको देखो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है, दोनों मिलाकर क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा डायबिटीज मेलाइटिस इतना ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जाकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हर जगह पर तुमको पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसकी पैथोलॉजी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा जो अगर हम उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन स्टिल पढ़ लेना, राइट। उसके अलावा हम जाएंगे डिजीज ऑफ द ब्लड वेजल एंड लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा यहाँ पर तुमको टर्मिनोलॉजी में गड़बड़ हो जाएगी, सो जस्ट तुमने ये वाला जो पूरा हमारा
स्पेलिंग है वो अच्छे से देख लेना, ठीक है, बिकॉज देयर इज एथेरोस्क्लेरोसिस, देयर इज दूसरा टाइप ऑफ स्क्लेरोसिस, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस नहीं, एथेरोस्क्लेरोसिस आपने देखना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हाइपरटेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, एन्यूरिज्म आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसके अंदर इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ठीक है, हार्ट जो हमारा फेलियर होता है वो चीज़ें भी आपको इंपॉर्टेंट है। अंजाइना पेक्टोरिस आपको फुल मार्क्स में या फिर तो शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको आगे बोला था मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक है, ये एक चीज़ पूछी जाती है। देन रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये भी आपको फुल मार्क्स में पूछा जा सकता है। किडनी एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक, उसके अंदर से एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है, तो उसके आगे भी दूसरी सारी टर्म्स हैं वो आपको थोड़ी सी ट्रिकी लगेंगी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना उस चीज़ को। उसके बाद चलते हैं रीनल कैनालिक्यूलाई, मतलब कि रीनल स्टोन जो है वो आपको पूछने के चांसेस हैं। उसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसके अंदर से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा है, विच इज़ हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रोस्टेट, वो आपको शॉर्ट नोट में या फिर तो उसके अंदर से थोड़ी बहुत एमसीक्यूज वगैरह या ऐसे की वगैरह निकल कर आ सकते हैं। फीमेल जेनिटल ऑर्गन का जो है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके अंदर से एक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ ब्रेस्ट ट्यूमर और द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, तो वो आपको आगे भी जब तुम थर्ड ईयर में जाओगे सर्जरी पढ़ोगे तो उसके अंदर भी पूछा जाएगा, तो एक बार यहाँ से तुम अच्छा खासा ब्रश आउट कर लो उस चीज़ को, तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। उसके अलावा जो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का डिजीज़ है उसके अंदर ऑफकोर्स ट्यूमर ऑफ स्किन इज इंपॉर्टेंट और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है उसके अंदर से मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुमने ऊपर वाली सारी चीज़ें कर ली है तो तुम इसको स्किप कर सकते हो। उसके अलावा देखने चाहेंगे सो देयर इज़ अ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर खास करके जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो इंपॉर्टेंट है। उसके जो सारे डिजीज़ एक बार देख लेना, वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हुए हैं, लाइक गोइटर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जाइजेटिज्म है, एक्रोमेगेली है और डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ठीक है, दिस इज डायबिटीज़ इंसिपिडस DI। आगे हमने पेनक्रियास के अंदर देखा था विच इज DM डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, आगे जाके समझ जाओगे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, बट अभी मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जाएंगे नर्वस सिस्टम के ऊपर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो देयर इज हाई चांसेस कि तुमको ये पूछा जाए और तुम्हें ना आए, ठीक है। सो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस के अंदर जितने भी उसके टाइप है सारे कर लेना, बैक्टीरियल है, वायरल है, जो भी है जितने भी है सारे कर लेना, ठीक है। उस खास करके उसके जो CSF फाइंडिंग्स है, ठीक है, जो CSF फाइंडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर ही लेना, राइट। तो इतना था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे हम चलते हैं कि भाई आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राइट। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ना पूरा का पूरा, तो यहाँ पर किस तरीके से देखोगे तो जो सेल इंजरी, सेल एडेप्टेशन, उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन है, ठीक है, इन्फ्लामेशन रिपेयर है, तो ये दो तीन जो हमारे मैंने आगे आपको चैप्टर्स या फिर टॉपिक बताया, ठीक है, वो एक ही जगह पर तुमको मिल जाते हैं। उसके टोटल मार्क्स है 21 और उसके अंदर से LAQ, SAQ, MCQ सब पूछाएगा और वो आपको टर्म 1 में ही पूछा जाएगा, तो ऑफकोर्स इसको आपने सबसे पहले कर ही लेना है। उसके बाद नियोप्लाज्म है, इम्यूनोपैथोलॉजी है और उसका होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो भी तुमको टर्म 1 के अंदर ही पूछा जाएगा। अगेन 21 मार्क्स है इसके और सारी चीज़ें इसके अंदर से पूछी जाएंगी। उसके अलावा हीमोडायनामिक जो हमने इडिमा वाला देखा, एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशनल डिजीजेज हैं, ठीक है, तो वो भी तुमको टर्म 1 में ही पूछा जाएगा। 17 मार्क्स है इसके और इसके अंदर से भी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो मैंने तुमको आगे बताया कि क्या फुल क्वेश्चन है, क्या शॉर्ट नोट है, सारी चीज़ अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके अलावा जो डिजीज ऑफ हीमोपोएटिक सिस्टम है, बोन मेरो, ब्लड, CVS सिस्टम है यहाँ पर और ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक्स है, ठीक है, तो सारी चीज़ें आ गई। वो आपको टर्म 2 के अंदर, इन शॉर्ट जो टर्म 1 है आपका उसके अंदर आपको जनरल पैथोलॉजी पूछा जाएगा और टर्म 2 है उसके अंदर आपको जो हमारा सिस्टमिक पैथोलॉजी वो पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर तुम यहाँ पर देखने जाओगे तो तुम्हारा जो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है वो भी आ जाएगा, तो उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी सेम पैटर्न ही रहेगा कि किसके अंदर से क्या चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम ज़्यादा ध्यान करो तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन सिर्फ एक ही चैप्टर यहाँ पर अगर तुम देखोगे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू और नर्व्स एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो हमने लास्ट में छोटी छोटी चीज़ें देखी ना, उसके अंदर से एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने तुमको बताई, तो उसके अंदर से कोई भी LAQ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो LAQ की अगर तुमको पहले प्रिपरेशन करनी है तो इन सबको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, वो मैंने तुमको आगे भी बोला कि अगर तुमने पहले वाले जो चैप्टर से बहुत अच्छे से कर लिए ना तो फिर तुमको LAQ के लिए खास करके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा लास्ट में मैं बुक्स का रिकमेंडेशन भी तुमको दे देती हूँ, ठीक है। तो बुक्स के लिए जो थियरी की बुक्स हैं वो थोड़ी अलग रहती हैं, प्रैक्टिकल की बुक्स थोड़ी सी अलग रहती हैं। प्रैक्टिकल्स की बुक टू बी ऑनेस्ट अगर तुम नहीं लेते हो तो इट्स ओके, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हारी कॉलेज के अंदर अच्छा खासा स्लाइड वगैरह तुमको दिखा ही देते हैं, मतलब कि तुम्हारा जो जनरल होगा उसके अंदर भी तुमको सारी चीज़ें ड्रॉ करनी होंगी, ठीक है। तो अगर उसके अंदर तुमको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाता है तो फिर प्रैक्टिकल की बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा थियरी के अंदर मैं कहूँगी तो मैंने हर्ष मोहन से पढ़ा था, ठीक है। हर्ष मोहन इज़ क्वाइटली बहुत अच्छी खासी बुक है वो, और उसका 9th एडिशन भी अभी आ गया है। मेरे पास आई थिंक 8th एडिशन था, ठीक है, जब मैं पढ़ती थी तब 8th एडिशन आया था, तो मैंने हर्ष मोहन से ही पढ़ा है। उसके अलावा मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जैसे जो हमारा सेल इंजरी और सेल एडेप्टेशन, वो वाले जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है ना, वो तुम थोड़े से रॉबिन से पढ़ सकते हो। रॉबिन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा मतलब कि ट्रिकी है, एज अ इंडियन हमको थोड़ा सा मतलब कि भारी भारी सा लगता है, बट स्टिल थोड़ा सा पढ़ना शुरू करोगे ना तो अच्छे से पढ़ पाओगे। तो जैसे मैंने तुमको बोला कि जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन थे वो मैंने रॉबिन से पढ़े थे, और बहुत मतलब कि कम टॉपिक मैंने रॉबिन से पढ़े थे, लाइक जो बेसिक्स था वो। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर तुमको कहीं से PDF मिल रही है तो तुम उससे पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी में ऑलमोस्ट सबकी लाइब्रेरी में रॉबिन होती है, ठीक है। तो रॉबिन से तुम उस तरीके से पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें उसको खरीदना नहीं है तो हर्ष मोहन डेफिनेटली खरीद लेना, बिकॉज उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा
तुमको, राइट। तो ये मेरा मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर तुमको दूसरे भी यहाँ पर मैंने दूसरी भी 2 बुक्स का रिकमेंडेशन लिखा हुआ है, लाइक फियोन रॉबर्ट जो है उनका एक मतलब उसके अंदर अच्छी खासी तुमको पिक्चर्स वगैरह मिल जाती हैं। और नायक रामदास की जो बुक है उसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो अगर तुम उसके लिए कोई दूसरा रिव्यू देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर वो भी अच्छी लगती है तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँगी तो हर्ष मोहन और रॉबिन, ठीक है, दोनों को साथ में लेकर चलोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी और जो सारा तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिल गई होंगी, ठीक है। और जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जो कि मुझे तुमको समझाना है आगे, मतलब कि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें निकालनी है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।